नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल गेम्स की अलग अलग खेल स्पर्धाएं चल रही हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन किया। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर इतिहास रच दिया है। 35 खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी 3,674 पदकों के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बीच में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। उत्तराखंड ने 5 दिन चली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वुशु में शानदार प्रदर्शन की बदौलत एक स्वर्ण सहित 12 पदक जीतकर अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य के बाद अब यहां तक 6 राष्ट्रीय खेल हुए हैं और यहां पर राज्य की झोली में पहला पदक दिया है। अड़तीसवां राष्ट्रीय खेल जारी है और जिसको लेकर अब पहला जो पदक है वो मिल चुका है। और आपको यह भी बताते चलें कि सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि उत्तराखंड की बेटी ने पहला पदक भी दिलाया है। 38वां राष्ट्रीय खेल अब शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें कि लगातार उत्तराखंड का 38वां खेल जारी है, जहां पर उत्तराखंड की बेटी ने पहला पदक दिलाया है। आपको बताते चलें कि सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है। उत्तराखंड में लगातार 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो जारी है। 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला पदक बेटी ने दिलवाया है और दरअसल 38वें राष्ट्रीय खेल में फिक्सिंग का जो मामला है वो भी सामने आया था। और आपको यह भी बताते चलें कि लगातार मेडल मिलने भी अब शुरू हो चुके हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को एक और पदक पुरुष और महिला बैडमिंटन टीम ने भी जीता था, जिसमें सिल्वर मेडल मिला। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू होने के बाद में 5वें दिन उत्तराखंड की बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया और साथ ही उत्तराखंड की एक बेटी ने पहला जो पदक है वो दिलाया है। आपको बताते चलें कि लगातार 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थापियाल ने भी इस मामले को लेकर आपको बताते चले कि उनकी माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से उच्च हिमालय क्षेत्र में 3,000 मीटर से भी ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहां पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहां पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून,
चमोली पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बसंत पंचमी को लेकर देहरादून में बिहारी महासभा के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां की पूजा अर्चना करते हुए मां सरस्वती को याद कर आशीर्वाद भी लिया है और इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। भव्य कार्यक्रम का यहां पर आयोजन जो है वो किया गया है और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि सरस्वती पूजा थी। बसंत पंचमी को लेकर तमाम तरह के आयोजन सब जगह किए गए, तो बिहारी महासभा ने भी भंडारे का आयोजन किया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में माता की पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालु एक जगह इकट्ठे हुए और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। भव्य कार्यक्रम का यहां पर आयोजन जो है वो किया गया है। ये बसंत ऋतु, बसंत जो ऋतु है उसमें माँ सरस्वती जी का आवागमन होता है। हमारे यहाँ तो बच्चे इसके वो है, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि के दाता है। जहाँ विद्या और बुद्धि है वहाँ धन लक्ष्मी ऐश्वर्य तो अपने आप खींचे हुए चले आते साहब जी। इसलिए हम लोग जितने भी हम बिहारी महासभा हम लोग का तकरीबन 8000 के लग तकरीबन हम सब परिवार हैं और सब तन मन से मनाते हैं और माँ सरस्वती सबको मनवांछित फल देते हैं। बसंत पंचमी के शुभ मौके पे आपके माध्यम से पूरे देश एवं प्रदेश के सभी पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को, संगीत में लगे लोगों को, पत्रकारिता में लोगों को मैं बिहारी महासभा की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में कार्यरत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम बी की डॉक्टर शैलजा पांडे और उनकी टीम द्वारा गौटिया में उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में पल्स एनीमिया महाअभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और हीमोग्लोबिन की जांच जो है वो की गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर अधिकारी डॉक्टर शैलजा पांडे ने गर्भवती महिलाओं को पोषण, आयरन और कैल्शियम आदि सेवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और आपको यह भी बताते चलें कि इस शिविर में स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी देकर गर्भवती महिलाओं को जागरूक और सचेत किया गया है। ने जो है पल्स एनीमिया महाअभियान के अंतर्गत जो है यहाँ गौटिया में खटीमा में कैंप किया था, जिसमें गर्भवती महिलाओं का जो है एनीमिया की जांच की गई, हीमोग्लोबिन जांच की गई, जिसमें जो महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन कम पाया गया उनको सरकारी अस्पताल खटीमा जो है रेफर किया गया। हमारे साथ जो है हमारी आशा कार्यकर्ती जी, गीता जी, हिना जी और देवकी जी, ये लोग उपस्थित रहे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका भी उपस्थित रहे और निर्मला धामी जी हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो है गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की गई, जिसमें कम हीमोग्लोबिन जिनका पाया गया उनको खाने पीने की जो है उसमें बताया गया कि आपको आयरन डाइट अच्छे से लेनी है। पहन लो, चप्पल पहन लो। आयरन विभाग ने आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की छटनी शुरू कर दी है। आयुष्मान निर्देशक विनोद टोटियाल ने भी बताया कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डेटा चेक किया जा रहा, खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा, जिसके तहत में अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय
भार पर भी नहीं बढ़ेगा और साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका भी मिलेगा। आपको बताते चले कि आयुष्मान निर्देशक ने भी मीडिया से बात की है और ये पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर अपात्र लोगों की छटनी भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है और चूंकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है, लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रहे हैं। देश भर में यातायात नियमों का पालन करने को लेकर और आमजन को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करने को लेकर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि देहरादून पुलिस की ओर से जागरूकता रैली पुलिस लाइन में से निकाली गई है और इस दौरान पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। रैली को एसएसपी देहरादून ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसएसपी देहरादून ने कहा कि हर साल लाखों की संख्या में सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और इसी को लेकर आमजन के बीच जागरूकता पैदा करने को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा। देहरादून पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, इसका आज शुभारंभ किया गया है। इसमें जो हमारा थीम रहेगी युवाओं को ज्यादा फोकस करके उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर है और खासकर जो हमारी इन्फोर्समेंट के साथ साथ जागरूकता को ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार खासकर नुक्कड़ नाटक हो, चाहे जगह जगह हम जो वॉलंटियर्स उनके माध्यम से लोगों को समझाएंगे। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा गया, जहाँ से युवाओं को हेलमेट जो नहीं लगाते उनको भी किया जाएगा। तो विभिन्न प्रोग्राम को इसमें आज शुरुआत की गई, जो जगह जगह संचालित किया जाएगा। मेन उद्देश्य वही है कि जो एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही हैं, खासकर देखा गया है कि अभी जैसा मैं आंकड़ों को देख रहा था, 30,000 डेथ खाली पूरे देश में खाली बिना हेलमेट के हुई। अगर वो हेलमेट पहनते शायद उनकी जान बच जाती। और खासकर 66% जो मृत्यु हुई है, 1,80,000 लोग जो डेथ हुई है पूरे देश भर में, उसमें जो आंकड़े है उसमें 18 साल से 34 साल के युवा हैं जिनकी डेथ हुई है। तो देखा जाए तो युवाओं को फोकस करना हमारा प्राथमिकता है। उत्तराखंड में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस काफी संवेदनशील रहती है। इसी को देखते हुए आपको यह भी बता दें कि राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अभय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या फिर चौकी आने में थोड़ा सा डर महसूस करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं और जहां पर महिलाएं आसानी से अपनी समस्या या परेशानी को आकर पुलिस को बता सकें, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके। मेरे साथियों, भी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहां पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहां से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहां पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारी चिता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र से है, जहां कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सैलून की दुकान पर बाल कटिंग कराने पहुंची नाबालिग के साथ में सैलून मालिक ने अश्लील हरकत कर दी है। घटना की जानकारी के बाद में परिजन आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों के आक्रोशित होने की सूचना पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी असलम के खिलाफ पोस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
में जो पीड़िता है उसके घर वालों की तरफ से मुकदमा लिखाया गया था। वो बच्ची बार्बर की दुकान में बाल कटवाने गई थी। दौरान बाल काटने के उसके द्वारा कुछ अश्लील हरकत की गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में रैलियां कर दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव लाएगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी। और इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 12 सालों में केजरीवाल के नाटक को झेला है और बहुत सहा भी है। सौरभ बहुगुणा ने कहा, सीएम केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए हैं, उनके तमाम मंत्री कोई न कोई घोटाले में जेल में गए हुए हैं। अगर दिल्ली की जनता को पारदर्शिता चाहिए तो आपको उखाड़ देखना होगा। दिल्ली की जनता ने पिछले 12 साल से केजरीवाल जी के नाटक को झेला है। केजरीवाल जी के किस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में लिकर घोटाले में, शराब घोटाले में गया, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में रहे घोटालों में। तो दिल्ली की सरकार ने काफ़ी कुछ, दिल्ली की जनता ने काफ़ी कुछ इन 12 साल में झेला है। और अगर एक पारदर्शिता सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चाहिए, दिल्ली देश का कैपिटल है, उस कैपिटल को दुरुस्त करना है, पोल्यूशन को कम करना है, वहाँ पे रोजगार को बढ़ाना है, वहाँ पर जो वादे केंद्र सरकार ने किए हैं यूनिवर्सिटीज़ बनवाने के, स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनवाने के, हॉस्पिटल्स बनवाने के, अगर उनको पूर्ण करना है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। थैंक यू। उत्तराखंड में इस बार गन्ने की फसलों में रेड रॉट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना विभाग को काफी नुकसान हुआ है और इसी के साथ चीनी मिलों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में अगले पराई सत्र में ये नुकसान आगे ना हो, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अगले पराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है, इसको लेकर चर्चा और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफ़ी लगा, जिसकी वजह से गन्ना विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है, चीनी मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है। तो उसके ऊपर कि क्या आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नए सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है, उसके ऊपर हमारी एक चर्चा हुई है। फरवरी महीने में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होंगे और इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र इस बार देहरादून में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जो चलेगा, जो हमारा सत्र चलेगा वो देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहां तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहां तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। दूसरा, सरकार के उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मजबूत करने के लिए हेली सेवा को पंख लगने जा रहे हैं, जिसके लिए धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र द्वारा उत्तराखंड के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है और साथ ही हेली सेवा से प्रदेश के 5 जिले जो हैं यहां पर उत्तराखंड में आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और साथ ही चारधाम यात्रा में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।
देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है जिस प्रकार से केंद्र द्वारा भी बजट में इसमें हमें प्रावधान मिला है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस पे कवायद शुरू करी है और कार्य शुरू करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो हेली सेवाओं से जल्द हमारे जो 5 जिले जुड़ने वाले हैं उसमें बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी इत्यादि के नाम शामिल हैं। इससे हमारी आर्थिकी के तौर पर तो उत्तराखंड में मजबूती हमें मिलेगी सो मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा उत्तराखंड 4 धाम के लिए जाना जाता है, इसमें भी कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी और कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान, कोई चीजों के दौरान तुरंत ही हेली सेवा होने से लोगों को, यहाँ पे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को, आम जनों को काफी राहत का अनुभव का एहसास होगा। तो ये काफी काबिले तारीफ फैसला है और इसके लिए मैं और पूरा उत्तराखंड प्रदेश के हमारे प्रदेशवासी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। नहीं और भी तो कोई चैनल में। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहीं इसी माह प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसी के साथ में बीजेपी के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और कहा कि फरवरी माह में ही कोशिश की जा रही है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी करा लिया जाए। उन चुनाव को लेकर के क्या तैयारी संगठन की तरफ से की जा रही है? स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच में विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों नेताओं को नसीहत दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, हर जनपद नीति के अंदर वह काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपना समर्थकों को संभाल सके, उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विपरीत कार्य करते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। ये दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुब्बत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूं कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए। नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उमेश कुमार के समर्थकों को लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।